गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। क्लास 10th अपना फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया की थोड़ी बहुत परिभाषा तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी तो होगी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। बस 10th में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा सा लेवल ऊपर है। 9th में जो थोड़ा एक परिभाषा अपन ने डेफिनेशन देखी थी उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जैसा अपन 9th में पढ़ के आए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करें, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये सबको लगभग यही परिभाषा सबके दिमाग में होगी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे कोई भी दो ए बी, मान लो कोई दो ए बी पदार्थ है, वह रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे। तीसरा सी एक नया पदार्थ बनाएंगे, लेकिन क्या होगा कि जो दो पदार्थ के बीच रिएक्शन हुई है उनका गुण और जो तीसरा नया पदार्थ बना है उनका गुण क्या होगा, अलग होगा। जो तीसरा नया पदार्थ मिलकर बना है वो अपने पास नया गुणधर्म वाला पदार्थ होगा। जैसे कोई अपन ने ए कोई भी पदार्थ ले लिया, कोई बी पदार्थ ले लिया, वह मिलकर सी बना रहा है, तो इसका गुणधर्म दोनों मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके गुण अलग होंगे, ये जो पदार्थ बनेगा वो अलग होगा। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिटेल है, तो ये नोट करो। अपन नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में। जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया इसका H2 प्लस O2 जो मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो H2 क्या है अपने पास, हाइड्रोजन, सबको पता है हाइड्रोजन क्या है अपने पास, गैस है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। नॉर्मली ऑक्सीजन के बारे में सबको पता है, या ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है जो अपन सांस लेते हैं। लेकिन जो H2 है वो अपने पास क्या होता है, लिक्विड होता है। H2 जो अपने पास नया पदार्थ बना है वो क्या हुआ, लिक्विड हुआ। तो ये गैस मिलकर क्या बना रही है, लिक्विड बना रही है। तो जो नया पदार्थ बना है वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसके गुण भी क्या होंगे, इनसे अलग होंगे। इसका गुण इन दोनों से क्या होंगे, अलग होंगे। ये नोट करो। हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक गुणधर्म।
भौतिक गुणधर्म कैसे है? तो फर्स्ट देखो तो अवस्था में परिवर्तन, फर्स्ट है अपने पास अवस्था में परिवर्तन, सेकेंड रंग में परिवर्तन। जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या उसमें कलर में चेंज आता है? ताप में परिवर्तन, उसके तापमान में भी परिवर्तन आता है, उसकी अवस्था चेंज होती है। और चौथा हो गया अपने पास गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन कैसे? कि जैसे अवस्था परिवर्तन कैसे हुई? अवस्था में क्या हुआ, जैसे H2+ जस्ट अपन ने एक रिएक्शन अभी अभी करी है, H2+ O2 क्या बना रहा है? H2 बना रहा है। अपने पास H क्या है? H2 क्या है? गैस है। H2 हाइड्रोजन सबको पता है ना क्या है? गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। लेकिन जो H2 जो नया पदार्थ अपने पास बना है वो क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जल किस में होता है? जल किस में होता है? लिक्विड में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो जो रिएक्शन हुई है उसमें क्या था कि गैस प्लस गैस के बीच में रिएक्शन होके वो क्या बनाया? उसने द्रव बनाया। उसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। तो पहली अपने लाइन अपनी यही है कि अवस्था में परिवर्तन, पहला इसका गुण यही है। रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या हुआ? पहला अवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ? गैस और गैस मिलके क्या बना रही है? द्रव बना रही है। बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये नोट करो। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है कि कई दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जो रिएक्शन होती है जिनके बीच में, तो क्या उसमें कलर में चेंज आता है? बिल्कुल आता है। क्या उसके तापमान में चेंज आता है? बिल्कुल आता है। क्या उसमें गैसों का उत्सर्जन होता है? होता है। अपन आगे नेक्स्ट रिएक्शन में आपको बताऊंगी जिसमें गैसों का भी उत्सर्जन होगा, गैसें भी रिमूव होगी। ये नोट कर लिया। अब अपन ये देखते हैं, दैनिक जीवन में भी अपने रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अपने दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। थोड़ा सोचो क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। कोई बता सकता है एग्जाम्पल? फर्स्ट अपना देखते हैं क्या भोजन में पाचन। भोजन में पाचन क्या है? अपने दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं है। भोजन में पाचन क्या हुआ? दैनिक जीवन में होती है अपने रासायनिक अभिक्रिया। भोजन पचता है, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर तक पचता है वो। तो ये भी एक क्या है? रिएक्शन हुई। ये भी क्या हुई है? अपने पास एक रिएक्शन हुई। तो ये भी अपने दैनिक जीवन में रिएक्शन होती है। श्वसन, श्वसन जो अपन सांस ले रहे हैं, अपन सांस ले रहे हैं वो भी एक रिएक्शन है। ऑक्सीजन लेते हैं अपन, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिमूव हो रही है वापस, तो वो भी एक क्या हुई? रिएक्शन हुई। वो भी क्या हुई? अपने पास रिएक्शन हुई। ये अपने दैनिक जीवन में होती है। एक आपने कभी घरों में देखा होगा, कोई भी लोहे की चीज है जो हवा में पड़ी रहती है, जो काफी टाइम से पड़ी है, उस पर क्या होती है? जंग लग जाती है। जंग लग जाती है तो वहां भी एक रिएक्शन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या हुई? एक रिएक्शन हुई। जो लोहा सही सलामत था, कुछ टाइम बाद वो हवा में रखो, उसको थोड़े पानी में रखो तो क्या होगा? ब्राउन होने लग जाएगा, उसके कलर में चेंज आ जाएगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो वो भी क्या होती है? एक तरह की रिएक्शन है। दही बनना जो अपन रेगुलर देखते हैं, दही का बनना, दही का बनना तो सबने देखा होगा। दूध से दही बन रही है, वो क्या हो गई? अपने डेली जीवन में एक रासायनिक अभिक्रिया है। वो भी एक दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अपने दैनिक जीवन में होती है, जो सबको देखने को मिलती है, सब देखते भी हैं। ये तो चलो हो गई नॉर्मल बातें, ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ
पॉइंट। कैसे? जैसे अपन A प्लस बी से कोई रिएक्शन हो रही है, C नया पदार्थ बन रहा है, तो अपन इनको क्या ए बी बोलेंगे? यहाँ जो पदार्थ होंगे क्या उनको ए बी नाम देंगे? उनको क्या बोलते हैं? तो रिएक्शन होने से पहले के जो पदार्थ होते हैं उनको अपन कहेंगे अभिकारक। रिएक्शन होने से पहले के जो पदार्थ है उनको क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक। रिएक्शन होने के बाद के जो पदार्थ है उनको क्या बोलते हैं? उत्पाद। A प्लस बी क्या हो गया अपने पास? अभिकारक हो गए। C क्या हो गया अपने पास? उत्पाद हो गया। तो उत्पाद और अभिकारक को अपन डेफिनेशन कैसे करेंगे? नो अभिक्रिया के पहले के जो पदार्थ और अभिक्रिया के बाद के जो पदार्थ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन H2 प्लस Cl2 लेते हैं, HCl बन रहा है। H2 भी हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ये क्या है? ठोस, ठीक है। ये इसका हो गया एग्जाम्पल। तो H2 और Cl2 तो क्या हो गया अपने पास? अभिकारक हो गए। HCl क्या हो गया अपने पास? उत्पाद हो गया। ठीक है, समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको लिखेंगे कैसे? उसको नोट कैसे करेंगे? रासायनिक समीकरण के द्वारा। ये क्या हो गई? एक रासायनिक समीकरण हो गई। रासायनिक समीकरण हो गई। अब अपन इसको देखते हैं कि इनको दर्शाएंगे कैसे। जैसे अपने पास हाइड्रोजन गैस है या फिर कोई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को इनके प्रतीक होते हैं। हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, इनको हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इनको कैसे दर्शाएंगे? इनके प्रतीक होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाएंगे। क्लोरीन हो गई तो उसको CO2 से दर्शाएंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इनके जो होने वाले समीकरण है उनमें अभिकारक हो गए, उत्पाद हो गए, इनको किससे दर्शाते हैं? प्रतीकों से दर्शाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि इन जो अपने पास समीकरण है उनको संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। संतुलित कैसे करते हैं और जरूरी क्यों है संतुलित? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है? जरूरी है क्या संतुलित करना? तो अपन देखते हैं, जैसे HCl, ये अपन ने कोई समीकरण ले लिया, कोई भी समीकरण उठा लो। अब संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित मतलब कि इस तरफ और इस तरफ जो होती है परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बराबर क्यों होनी चाहिए और करना जरूरी क्यों है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में अभी बताऊंगी। पहले ये देखते हैं कि समीकरण को संतुलित करना कैसे है। तो कैसे? कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? दोनों हिस्सों में बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपने पास 2 है, क्लोरीन भी अपने पास 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसके आगे क्या मैं 2 लगा दूं? अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, क्लोरीन भी कितनी है? 2 है, तो हो गई दोनों तरफ बराबर, हो गई दोनों तरफ बराबर। तो ऐसे अपने को क्या करना है? संतुलित करना है। अपन एक और नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। जैसे अपने ने कोई H2 ले लिया, आपने H प्लस O2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये लो 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन तो चलो बराबर है, ऑक्सीजन अपने को यहाँ पे 2 करना है, तो मैं क्या यहाँ 2 लगा दूं? क्या यहाँ 2 लगा सकती हूँ ऑक्सीजन बराबर करने के लिए? बिल्कुल। क्यों? यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 इंटू 2 कितनी हो गई, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गई। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अपन 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अपने को पे आपको संतुलित करना है। तो एक नेक्स्ट समीकरण और लेते हैं समझने के लिए। जैसे अपन ने फेरस ऑक्साइड Fe की और H2O की रिएक्शन करवाई, फेरस ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या संतुलित होना चाहिए, क्या यहाँ है संतुलित। यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे Fe एक ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहां तो चलो तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, वहां ऑक्सीजन 4 है। तो अपने को दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। तो Fe अपन कितना ले रहे हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना लेंगे, 3 लेंगे। चलो Fe बराबर हो गया अपने। H2O देखो, H2O बराबर है ऑलरेडी। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, वहां 4 है। तो क्या यहाँ ऑक्सीजन मेरे को 4 करनी है, ये 4 लगा दिया। यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गई, वहां ऑक्सीजन 4 हो गई। क्या अब देखो कि हाइड्रोजन बराबर है क्या, हाइड्रोजन बराबर है क्या, हाइड्रोजन यहाँ 8 है, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 है। तो वहां पे भी हाइड्रोजन 4 इंटू 2 कर सकते हैं। 4 लगा दूं मैं, 4 इंटू 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखो दोनों तरफ, अब देखो दोनों तरफ बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे अपने को समीकरण क्या करना है, संतुलित करना है, हो जाएगा। अब आपके संतुलित करना जरूरी क्यों है, संतुलित करना जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान नियम का पालन करना जरूरी है। आपके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। आपके 9th में एक नियम था द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम था आपके 9th में कि न तो परमाणुओं का विनाश होता है, नहीं समीकरण के अंदर न तो द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही निर्माण होता है, न ही निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी रासायनिक समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, तो वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना जरूरी है कि उसका कोई भी, जैसे अपन ने कोई भी समीकरण ले लिया तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। द्रव्यमान का न तो विनाश होना चाहिए और न ही निर्माण होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो क्यों जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसलिए कि पहली चीज कि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना चाहिए, इसलिए। दूसरा पॉइंट, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्या है, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो जरूरी क्यों, और क्वेश्चन आता भी है ये, एक समीकरण आपको दे देगा कि इसको संतुलित करो और दूसरा पूछेगा इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना चाहिए और परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये नोट करो। नेक्स्ट अपन देखते हैं आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम। संयोजन का नियम, पहला नियम संयोजन का नियम। संयोजन का नियम क्या है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या हुआ, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या हुआ, जुड़ना। तो ये
कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़कर एक नए का निर्माण होना या से अधिक अभिकारकों का संयोजन का नियम क्या कहता है? कोई भी दो अभिकारक रिएक्शन कर रहे हैं आपस में और एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, नए पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन ले लो अपन, इजी बताती हूँ पहले आपको। HCl, तो H2 और Cl2 मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? HCl का निर्माण कर रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये सिंगल पदार्थ बना है, एक एकल उत्पाद। और ये क्या है? दो अभिकारक हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे? दो उत्पाद है, दो अभिकारक है अपने पास H2 और Cl2, और एकल उत्पाद है अपने पास HCl। तो ये क्या कर रहे हैं? नया पदार्थ बना रहे हैं। जैसे अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 का निर्माण करेंगे। कार्बन क्या है यहाँ पे? ठोस, ऑक्सीजन गैस, ये गैस। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? CO2 का निर्माण कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वियोजन का नियम। वियोजन का नियम लिखो, इसमें इसका बिल्कुल उल्टा है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर एक या एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे अपने पास कोई एक A नाम का अभिकारक है, तो वो क्या करेगा? टूटकर B प्लस C दो उत्पाद बना रहा है। एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है। यहाँ पे अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। H2O, जो अपने पास पानी है, H2O टूटकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहा है। एकल अभिकारक मिलकर दो या दो उत्पादों का निर्माण कर रहा है। वह नियम अपने पास कौन सा हो गया? वियोजन का नियम। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया तीन टाइप की होती है। पहली ऊष्मीय वियोजन, दूसरा हो गया वैद्युत वियोजन, तीसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन। वहां अभिक्रिया जो ऊष्मा की प्रेजेंट में हो, जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है। ऊष्मा की उपस्थिति में होती है। घरों में करंट होता है। तीसरी अभिक्रिया हो गई अपने पास प्रकाशीय वियोजन, जो
में करवाए CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस टू है, H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा, H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। प्रकाश की प्रेजेंट में देखें, प्रकाश की प्रेजेंट में प्रकाश की वियोजन का एग्जाम्पल देखो, जो प्रकाश की प्रेजेंट में हो रही है तो अपने पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। यह किसकी प्रेजेंट में होती है? प्रकाश की प्रेजेंट में होती है। तो जो AgCl है वो टूटकर क्या बनाएगा? Ag प्लस Cl, सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो ये तो चलो हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर का वियोजन अभिक्रिया का यह नियम तक अपन ने देखा है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अपनी अगली अभिक्रियाओं के अगले नियम, जो अपने पास विस्थापन है, द्विविस्थापन हो गया। अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये वियोजन और संयोजन के नियम तो एक एक नंबर में पूछ भी लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़े मोस्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे।